जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, क्या उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं? डायबिटीज़ होने के चांसेस तो कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारी लाइफस्टाइल है। देयर वाज अ स्टडी कि अक्रॉस इंडिया 60 to 75% आर कार्ब्स इन दैट डाइट। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो क्यों जाते हैं हमारे टिश्यूज़? सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है वो है मोटापा। कि हमारी बॉडी को 50% कार्ब्स चाहिए, 25% फैट चाहिए एंड 25% प्रोटीन चाहिए। एक्सेस फैट आल्सो इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर, आई वुड लाइक टू ऐड। तो क्या फ्रूट जूसेस पीने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। डायबिटिक्स में तो स्पेशली शुड नेवर टेक एनी जूस। डायबिटीज सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज शुगर खाने से होती है, वो नहीं है। डायबिटीज एक्सेस कार्ब से होती है। ओट्स को पॉपुलरली ये बना दिया गया कि बड़ा हेल्दी है कि ओट्स है 68% कार्ब्स। रागी में ओट्स से भी ज़्यादा कार्ब्स। तो रागी भी हेल्दी चॉइस नहीं है। रागी भी हेल्दी चॉइस नहीं है। HbA1c इट इज नॉट द टेस्ट which we should use to diagnose diabetes. Diabetes को permanent cure कर ही नहीं सकते. Diabetes is never reversed. नमस्कार, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट के थ्रू मेरा ये एम है कि मैं आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में मदद कर सकूं। ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, अपने अंदर की तरफ लौट आना, अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशन, लाइफ इवेंट्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उसकी एक गहरी समझ पैदा करना, ताकि हम जहाँ जाना चाहते हैं, जो ड्रीम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, उस तक जाने का रास्ता तय हो पाए। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद को बेहतर समझने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। इंडिया को वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस और डायबिटीज़ प्रोन होने के जेनेटिक डिस्पोजिशन इंडियंस को है। तो इंडियंस ऑलरेडी एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर 77 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को आज डायबिटीज़ है डायग्नोस्ड। और ऐसे कितने सारे ही लोग होंगे जो डायग्नोसिस नहीं कराते हैं या जिनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये नंबर्स बहुत अलार्मिंग है। आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है कि आपको डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे पाए। डायबिटीज़ होता क्या है, कैसे होता है, कितनी तरह का होता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है या फिर ये एक मिथ है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट किस तरह से दिखती है, ट्रीटमेंट से लोग डरते और घबराते क्यों हैं। इंसुलिन थेरेपी के बारे में हमने इन डेप्थ बात की है। कौन से टेस्ट हैं जो आपको मदद करते हैं पता करने में कि डायबिटीज़ है या नहीं है। अर्ली सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं। अगर डायबिटीज़ को सीरियसली ना लें तो क्या क्या उसके नुकसान हमें भुगतने पड़ सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट पिलर्स जो कि डायबिटीज़ का एक तरह से फाउंडेशन या क्योर में भी हेल्प करते हैं, उनको भी हमने डिकोड किया है। बहुत ही डिटेल्ड, इन डेप्थ, आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, जो कि एक सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। ये गुड़गांव में पिछले 20 साल से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज़ कंसल्टिंग विद द सीके बिरला हॉस्पिटल एंड मैक्स गुड़गांव। एंड आज ये डायबिटीज़ के बारे में हम सबको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे खास डॉक्टर गुप्ता की बात ये है कि ये बहुत ही पैशनेट है ऑडियंसेस को एजुकेट करने को लेकर, स्पेशली डायबिटीज़ को, ताकि इंडिया को हम एक डायबिटीज़ मुक्त भारत जो हम चाहते हैं बनाना, वहाँ तक छोटे छोटे और बड़े बड़े कदम ले सकें। लेट्स मीट डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू मैडम शुभा। इट्स रियली आई एम थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरा खुद का प्रिय सब्जेक्ट है डायबिटीज़, क्योंकि मुझे लगता है डायबिटीज़ हमारे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स अ वर्ल्ड कैपिटल। आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू इंडियन डाटा, गवर्नमेंट डाटा, 10 करोड़ इन डायबिटिक्स हैं और 15 करोड़ प्री डायबिटिक्स हैं। सो सच ह्यूज नंबर हमारे देश में अभी डायबिटीज़ का है। और इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि मिथ्स हैं, जो कि गलत धारणाएं हैं, जिनको हमें अगर सही करना है और हमें ये भी समझना है कि हमें इसको निगलेक्ट क्यों नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
डॉक्टर साहब, आप दूसरी बार हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं। हमने पहले भी एक एपिसोड किया था स्लीप के ऊपर, जो कि लोगों ने बहुत प्यार से रिसीव किया, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स और अच्छे व्यूज़ उस एपिसोड पर। मैं अपनी ऑडियंसेस के लिए उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक कर दूँगी, ताकि आप वो कन्वर्सेशन भी देख पाएँ, क्योंकि उससे भी बहुत लोगों की मदद हुई है। डॉक्टर साहब, आज पर्टिकुलरली हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ होता क्या है? प्लीज़ एक्सप्लेन डायबिटीज़ एंड सिम्प्लीफाई इट। See, diabetes, as we all know, it's a disease where blood sugar goes up. But why blood sugar बढ़ता क्यों है? इसके दो कारण हैं, दो मेजर रीज़न है कि हमारे जो शरीर में पेंक्रियाज नाम की ग्रंथि है, जहाँ पे इंसुलिन बनती है, वो बनना कम हो जाए तो शुगर डायबिटीज़ हो जा सकता है। दूसरा, अगर हमारे शरीर के टिश्यूज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन हमारे टिश्यूज़ जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, उसको काम में लेते हैं एनर्जी के लिए, वो उसको पूरी तरह से नहीं ले पाते। उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये दो मेजर कारण होते हैं जो डायबिटीज़ का कारण बनते हैं। तो एक तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, यानी कि पैनक्रियाज की जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक नहीं हो रही है। और दूसरा है कि हमारी जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो डायबिटीज़ या इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंट हो गए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो क्यों जाते हैं हमारे टिश्यूज़? वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, वो है मोटापा। वह मोटापा से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है, इसका कारण अभी साइंस को नहीं मिला है। बट ये देखा गया है कि फैट सेल्स जब हमारी बॉडी में बनते हैं, फैटी लिवर जो हमें होता है, जैसे आजकल लोग सब अल्ट्रासाउंड हेल्थ चेकअप्स में करा रहे हैं, 60% लोगों को अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर मिलता है। ये जो फैट डिपोजिशन है समहाउ, ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करता है। डॉक्टर साहब, पहले फैटी लिवर जो था उसको अल्कोहलिज्म से कनेक्ट किया जाता था, कि जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या स्मोक अप बहुत करते हैं, वो लोग फैटी लिवर के शिकार होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत यंग अडल्ट्स में जो लोग बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, वो लोग भी फैटी लिवर के शिकार हैं। तो ये क्या चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर? बिल्कुल, आपने बहुत सही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हम जब पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस और डिग्री कर रहा था, तब अल्कोहल को सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता था। लेकिन उस समय हमें दूसरा कंपोनेंट जो माना जाता था कि लिवर फेलियर का, पहला वाज अल्कोहल, सिरोसिस लिवर का, दूसरा वाज इडियोपैथिक। हम उन्हें कहते थे इडियोपैथिक, का मतलब होता है मेडिकल साइंस में जिसका कारण मेडिकल साइंस को नहीं पता। सो हम उसके लिए इडियोपैथिक वर्ड यूज़ करते थे, आज से 30 साल 35 साल पहले। लेकिन जब से अल्ट्रासाउंड आना शुरू हुआ है, उसमें नॉलेज बढ़ी है, तो हमें पता चला है कि ये जो फैटी लिवर है, अल्ट्रासाउंड आने से पता चला, और ये फैटी लिवर जो है हमारे लिवर को ख़राब करता है, उससे सिरोसिस लिवर हो जाता है। फैटी लिवर डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे जब फैटी लिवर के बारे में पता चला, तो पता चला अल्कोहल से ज़्यादा बड़ा कारण लिवर डैमेज का फैटी लिवर है। और फैटी लिवर कहाँ से आ रहा है? वो हमारी खुराक से। खुराक जिसमें, अगेन यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, सबको लगता है फैटी लिवर मतलब घी, तेल, चिकनाई। नहीं, ये समझिए, फैट इनटेक तो हमारा फिर भी इतना नहीं है, इट्स कार्ब्स। जितने भी हम एक्सेस कार्ब्स लेते हैं, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट। जो भी कार्ब्स हम खा रहे हैं अपने खाने में, वो कार्ब्स अगर हमारी बॉडी एज एन एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती है, सो दे गेट स्टोर्ड। एक्सेस लेंगे तो बैंक में पैसा जमा होगा, उसी तरह एक्सेस कार्ब्स हम लेंगे तो वो बैंक में, या हमारे शरीर में, या हमारे लिवर में, या हमारे पैंक्रियाज में, हमारे एब्डोमेन में फैट बन के डिपॉजिट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इंडियन डाइट की बात करें, तो हम तो प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट ईटिंग कंट्री है। हमारे नाश्ते, लंच और डिनर, ये तीनों मील्स और इन बिटवीन जो स्नैक्स भी होते हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट से ही लोडेड होते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, खासकर वेजिटेरियन डाइट जो है, वेजिटेरियन डाइट्स में कार्ब्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। देयर वाज अ स्टडी अक्रॉस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट इंडिया। उस स्टडी में ये मिला कि अक्रॉस इंडिया 60 to 75% आर कार्ब्स इन दैट डाइट। बट हमारी बॉडी को मोर देन 50% कार्ब्स नहीं चाहिए। एज ए मेडिकल साइंस पर्सन, एज ए साइंटिफिक एनालिसिस, इट वॉज फाउंड कि हमारी बॉडी को 50% कार्ब्स चाहिए, 25% फैट चाहिए एंड 25% प्रोटीन चाहिए। दिस इज़ हाउ हमारी बॉडी में कंपोजिशन चाहिए। बट हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, खासकर वेजिटेरियन डाइट में, और कार्ब्स बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कार्ब्स सबसे बड़े कल्प्रिट हैं फैटी लिवर करने के और डायबिटीज़ करने के।
तो डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, क्या उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, डायबिटीज़ होने के चांसेस तो कई चीज़ें हैं। मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा। बाकी जीन्स हैं, जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है। पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चों में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। सबसे बड़ा कारण तो हमारी लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में ही ज़्यादा बढ़ता है। नॉन वेजिटेरियन भी हमारे देश में अगर देखा जाए, सो हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट रियल सेंस? व्हेन वी से समबडी इज़ नॉन वेजिटेरियन, ही शुड बी टेकिंग नॉन वेजिटेरियन डेली। हमारे घरों में आप आज भी देख लो तो 80% घरों में नॉन-वेज नहीं बनता है। मेजॉरिटी घरों में नॉन-वेज खाते क्या हैं? दे कॉल देमसेल्व्स एज़ नॉन-वेजिटेरियन, बट इन फैक्ट दे आर टेकिंग नॉन-वेज इज़ ओनली वन्स इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ और थ्राइस इन अ मंथ। मेनली डाइट तो सब जगह वेजिटेरियन ही है। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं, वो हाँ, शायद हफ्ते या 10 दिन या हाँ। 15 दिन में एक बार नॉन बाहर जाते वेजिटेरियन हैं तो खाते हैं, मील घरों में खाते बहुत हैं। लोगों के बनता नहीं है। तो करेक्ट। बेसिकली प्रेडोमिनेंटली तो सब लोग वेजिटेरियन हैं। हम नॉन वेजिटेरियन उनको कह देते हैं, बट नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मेजॉरिटी तो वेजिटेरियन ही है। तो हमारी डाइट में सीधा सा इम्बैलेंस क्या है, जो हम खा रहे हैं, जो हम इनटेक है, इफ इनटेक इज मोर देन योर कंजम्पशन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैट इन द बॉडी। एक्सेस कैलोरीज इन द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट। सो जो प्रोटीन कंपोनेंट हमारी डाइट का होता है, जो 25% हमें चाहिए, इट शुड बी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इन द सेंस कि 70 केजी आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। सो अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन रहता है, वो हमारे मसल मास बनता है, सेल टिश्यूज में काम आता है, उनके एंजाइम्स फॉर्मेशन में प्रोटीन यूज होता है। हीमोग्लोबिन इज आल्सो ए प्रोटीन। सो देर आर मल्टीपल फंक्शंस, वो प्रोटीन प्रोटीन में रहता है। लेकिन फैट और कार्ब्स, ये जो हमारी डाइट में है, वो अगर कंज्यूम नहीं होता तो वो बॉडी में चर्बी में कन्वर्ट होकर हो जाता है, और ये जो एक्सेस चर्बी जमा हो रही है, उसकी वजह से हमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। एक्सेस फैट आल्सो इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर, आई वुड लाइक टू ऐड हियर। लेकिन डॉक्टर साहब हमने अब ये भी देखा है कि मोटापा जिसको एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता था डायबिटीज़ का, अब वो भी एज़ अ मिथ लगने लगा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो लीन हैं, जो इतने मोटे नहीं हैं या जो उस एज ब्रैकेट में भी नहीं है, उनमें भी डायबिटीज़ की शिकायत का पता चल रहा है। बिल्कुल होता है, कम है। मेजॉरिटी आर पीपल हु हैविंग हाई बीएमआई। अब इसमें क्या है कि जो पतले दुबले हैं, ज़्यादातर वो जेनेटिक होता है। उनमें जो पतले दुबले डायबिटिक हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। यानी कि ठीक, इंसुलिन उतना बन नहीं बन रहा नहीं है, रहा है। पैनक्रियाज़ उतना हाँ, जनरेट और ये नहीं कर पा रहे उसमें हैं। जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। एक तो जेनेटिक रीजंस हैं, सेकंड हमारी बॉडी में उनको अगर रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं। पैंक्रेटाइटिस रिमेन साइलेंट। पैंक्रियाज में इंटरमिटेंट इन्फ्लेमेशन होती है, और वो पैंक्रियाटिक सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको डैमेज करते चले जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट पैंक्रियाटिक सेल डेफिशिएंसी, बीटा सेल डेफिशिएंसी, जो इंसुलिन बनाते हैं सेल्स, उनकी कमी की वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, बट नंबर ऑफ पीपल वो कम है एज कंपेयर टू दोज हु आर ओबीज। अब इसमें ओबेसिटी में भी दूसरी एक और चीज़ है। हमें लगता है कि आदमी मोटा नहीं है बाय अवर लुक, हमारी अपनी डेफिनेशन से, कि ये आदमी तो मोटा नहीं लग रहा हमें, हम उसको मोटा नहीं बोलते हैं, पतला दुबला दिख रहा है। बट व्हाट वी नीड, बॉडी एनालिसिस हम करें तो उनको पता चलेगा उनकी जो फैट कंटेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बॉडी का फैट कंटेंट आल्सो हैज ए लिमिट। अगर हमारी फैट कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा है, सो एवरीबडी शुड गेट इज फैट एनालिसिस एंड वुड नो कि डिस्पाइट आई एम नॉट बीइंग ओवरवेट, माई फैट कंटेंट इन द बॉडी इज हाई। तो अगर वो फैट कंटेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि फैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पतले दुबले आदमियों में भी इन सब कारणों की वजह से डायबिटीज़ हो जाती तो है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के इनटेक पर बहुत ध्यान रखना है। ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जब हम डायबिटीज़ की टाइप्स की बात करते हैं, कितने तरीके का होता है, तो आमूमन तौर पर लोग टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी एक्सप्लेन करें, लेकिन एक टाइप का डायबिटीज़ है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसके टेस्ट होने लगे हैं, प्रेवलेंट हो गया है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराया जाता है कि उनको उस टाइम पर एक डायबिटीज़ का हाई रिस्क होता है और उस टाइम पर शुगर का जो मेटाबॉलाइज़ होना है, उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए? डेफिनेटली टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ तो कॉमनली सबसे ज़्यादा यही हैं, और इंडिया में या वर्ल्ड में कहें तो 90% डायबिटिक्स आर टाइप 2 डायबिटिक्स।
टाइप 2 90% सिग्निफिकेंट नंबर। टाइप 1 डायबिटीज इज द वन जहाँ एब्सोल्युटली सिर्फ इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, देयर इज नो इंसुलिन रेजिस्टेंस, यूजली सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में मिलेगा जिनमें इंसुलिन की मात्रा कम होती है, जेनेटिक होता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो अभी हम डिस्कस करें कि जेनेटिक कंपोनेंट तो है ही, लेकिन जेनेटिक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम अपने खान पान का ध्यान ना रखें, एक्सरसाइज ना करें, मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है हमारे शरीर में, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ करता है। तो ये कॉमनेस्ट कारण है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेडीज़ में होने लगा है, उसके कुछ कारण तो ये है कि एक तो डिटेक्शन होने लगा, पहले डिटेक्शन नहीं था। नाउ बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट अक्रॉस द कंट्री, दे आर एवरीबडी, हर कोई डायबिटीज़ के लिए चेकअप करता है, इसलिए ज़्यादा सामने आता है। दूसरा ये कि अगेन आपने पीसीओडी नाम सुना होगा। पीसीओडी इज़ ए डिजीज़ जो लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। ना ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनती हैं बिकॉज ऑफ अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस। वाओ। सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज आर कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। वो भी वही है कि वहाँ पे भी वो फैट कलेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कैलोरीज, हमारा इंटेक बढ़ गया। यंग जनरेशन, दे आर गोइंग इनटू चिप्स, फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज। यंगर एज ग्रुप में दे आर नॉट रेडी टू ईट दाल चावल, खाना खाना ही नहीं चाहते हैं। सो ऑल दिस फास्ट फूड एट द अर्ली एज, जो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की वजह से भी लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं, बच्चे उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो एट द यंगर एज दे गेट फैट डिपॉजिटेड इन देयर बॉडी, एंड दैट फैट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू पीसीओडी, एंड दैट इज देयर इन फीमेल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब तक क्या होता है कि उनको बॉडी के अंदर वो प्रोसेस तो चल रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, लेकिन व्हेन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक प्रेगनेंसी होती है तो वो अनमास्क हो जाता है। जैसे ही वो डिलीवरी करते होती है, वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो दिखने लगा था वो नॉर्मल आ जाता है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी देयर ब्लड शुगर बिकम्स नॉर्मल, बट नेक्स्ट 5 साल में 50% से ज़्यादा को डायबिटीज़ हो जाएगी वापस। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही स्टैगरिंग नंबर बताया कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिसमें डायबिटीज़ है वो टाइप 2 है, और टाइप 2 का डायरेक्ट एसोसिएशन है लाइफस्टाइल से, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। तो आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी सेंट्रल थीम, जहाँ पे हम करेक्टिव मेजर्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पे मॉडिफिकेशंस की बात कर सकते हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस को और डेप्थ में समझते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि इंसुलिन का एज अ हार्मोन आपकी बॉडी में क्या रोल होता है, रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, और अगर हेल्दी इंसुलिन लेवल्स रहें बॉडी में तो किस तरह से आपके शुगर की प्रोसेसिंग होती है? सी, इंसुलिन जो बनता है, हार्मोन है, उसका काम है कि टिश्यूज़ को इंसुलिन से जो ग्लूकोज हमारे को, जैसे हमने ब्लड में हमारे ग्लूकोज आता है जब भी हम खाना न्यूट्रिशन लेते हैं, सो ब्लड टेक्स द ग्लूकोज एंड इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन ऑल ओवर बॉडी के सारे टिश्यूज में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते चाहे हैं, वो शुगर हो चाहे नॉन कुछ शुगर भी हो, खाएंगे, नमकीन, मीठा खाना, फास्ट फूड, जी कुछ जी, भी खाते हैं, वो हमारी हमारी बॉडी शुगर, शुगर की तरह समझती है उसे। नहीं नहीं नहीं, समझती नहीं है। शुगर जनरेट होती है फॉर एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, और हमारे नर्व सेल्स को तो सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए। अगर ग्लूकोज नहीं है तो नर्व सेल्स कैन डाई। तभी लो ब्लड शुगर में कहते हैं कि डेथ का रिस्क है। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है बिकॉज ऑफ आवर न्यूट्रिशन, जो भी हम खाते हैं, और वो ग्लूकोज खून के नसों के द्वारा सारे शरीर में सब टिश्यूज में जाता है। अब उन टिश्यूज में जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, उनको उन टिश्यूज को ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना है, तो वो बगैर इंसुलिन के नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको कैच करके सेल्स को देते हैं। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस किस में होता है, वो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो सेल्स में होते हैं, वो रिसेप्टर्स में रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो वो पूरे के पूरे इंसुलिन को अंदर आने से रोकते मतलब हैं। एक तरह से समझा जाए तो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स पर, उनकी फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल उसको, ग्लूकोज को बिल्कुल प्रोसेस करने का। बिल्कुल। तो उस स्टेज में क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी के, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अब जो पेंक्रियाज है, जो ब्रेन है, वो ट्रीट करता है कि ये क्या हो गया, ये तो ग्लूकोज मिल नहीं रहा, क्या हो गया, ग्लूकोज की कमी होगी लगता है। तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ग्लूकोज। Insulin is not able to utilize that glucose. The level of blood sugar goes up to compensate for the deficiency. This is the body's reaction कि क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल रही है,
तो बॉडी के अंदर हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है कि अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए। सो इनिशियली और ज़्यादा इंसुलिन बनता है, ठीक है, इस लॉस को मीट आउट करने के लिए। तो एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। और दिस हाइपर इंसुलिनीमिया जो है इज़ द स्टेज इनिशियली जहाँ पे अगर हम इंसुलिन लेवल्स चेक करें, फास्टिंग इंसुलिन, तो हमें पता चल सकता है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं, डिस्पाइट यू आर नॉट हैविंग डायबिटीज़। आप ब्लड शुगर करा रहे हो, आपके नॉर्मल है, लेकिन जब इंसुलिन लेवल बढ़ाया हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तभी प्रकृति ने ज़्यादा इंसुलिन बनाया है। अच्छा, बेसिकली आपकी बॉडी ऐसे समझ रही है कि शायद हो सकता है मैं कम इंसुलिन दे रही हूँ इसलिए ये ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जबकि असलियत में वो सेल की फंक्शनैलिटी, रिसेप्टर्स की फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई है जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके पैनक्रियाज और बॉडी और ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इंसुलिन कि चलो और सप्लाई करके देखा जाए ताकि वो ग्लूकोज किसी तरह से प्रोसेस हो जाए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, उन्हीं को वो स्टिमुलेट करता है क्योंकि वही बनाते हैं। तो वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से वो जल्दी डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, बिकॉज दे किसी को भी यू जस्ट फ्लॉग व्हेन यू क्योंकि कंटिन्यूसली ओवरयूज हो रहा है पैनक्रियाज। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली फ्लॉगिंग, उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो बाय द टाइम इट इज प्रूव्ड, इट इज फाउंड कि बाय द टाइम जब आपकी ब्लड में शुगर बढ़नी शुरू होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, जब हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है, तब तक 50% सेल्स पेंक्रियास के खत्म हो चुके होते हैं, तो दे आर मतलब डेड। आपका पैनक्रियाज अब 50% ही डेड, इफेक्टिव रह हाँ, गया है। डेड हो जाते हैं, तब जाके मैनिफेस्ट हमें होता है। सो प्रोसेस तो उससे कई समय पहले शुरू हो जाता है, महीनों डॉक्टर सालों साहब, ये पहले। कितने सालों का प्रोसेस होता है? क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है? इसमें डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं बता सकते, कहा नहीं जा सकता है, कोई स्टडी नहीं है कितने साल लगते हैं। इट मे टेक मंथ्स टू ईयर्स। तो डॉक्टर साहब, अर्ली साइंस क्या है? क्योंकि हमारे को जब पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है या मेरा शुगर लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, वो तो एक फाइनल टेस्ट के टाइम पे पता चलता है, फाइनल स्टेज पे पता चलता है। तो अर्ली साइंस क्या है? और एक टर्म जो है प्री डायबिटीज़, जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, उसके बारे में भी हम कुछ बताइए। जो आप सिम्टम्स की, साइंस की बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, पहला जो अपना क्वेश्चन है उसका तो ये है कि मैनी टाइम्स एसिम्टोमेटिक होता है। अक्सर लोगों को हेल्थ चेकअप में फर्स्ट टाइम पता चलता है, बट कभी कभार अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि किसी का वजन कम होना शुरू हुआ, उसने डाइट कुछ नहीं करता, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, और कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया है, फिर भी उनका वजन कम होता जा रहा है। प्यास बहुत लगना है, गला सूखना है, पेशाब ज़्यादा आना, ये भी साइन है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है। कभी कोई चोट या घाव लगता है, उसको हील होने में टाइम लगता है, जल्दी घाव हील नहीं होता, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रिकरेंट बॉयल्स हो रहे हैं स्किन में, तो भी वो एक साइन हो सकता है जब हमें इवेलुएट कराना चाहिए कि हमारे को डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये तो एक लक्षण है जो हो सकते हैं और मे नॉट बी देयर एट ऑल। मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हो कि पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक भी भी हो हो सकता है सकता कि है, आपको डायरेक्टली तब पता चलेगा जब आपके शुगर लेवल्स बढ़ने बढ़ गए हैं, बढ़- जब वो उस स्टेज पे आ गया है कि अब हम्म, आप डिक्लेयर हो चुका है हम्म, कि आप डायबिटिक हो। हम्म। तो मैनी ये भी पेशेंट्स में एसिम्टोमेटिक होता है, कितनों में उन्हें पता नहीं चलता, जनरलाइज वीकनेस है, दे थिंक कि हमारे काम की वजह से वीकनेस है, हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये इतने जेनेरिक सिम्टम्स हैं। जनरल लेथार्जी आजकल हर कोई फील कर रहा है, जी, फटीग हर कोई फील कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फीलिंग इट, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राइविंग टाइम है, जॉब्स का अपना स्ट्रेस है। जो अपना काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, वो तो बहुत घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये जो भी आप रीजंस बता रहे हैं या जो भी मैं रीजंस देखती हूँ, वो इतने इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में कि समझ नहीं आता है कि ये मेंटल हेल्थ का रीज़न है, ये डायबिटीज़ का कारण है, ये कार्डियक इशू, मेरे को हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे बोन की मेरी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऑर्थो इशू आ रहा है। तो हम कैसे इसको, मतलब व्हाट इज़ द वे टू काइंड ऑफ क्लासिफाई दिस? इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए बताया जाता है, लोग कर भी रहे हैं आजकल, क्योंकि हेल्थ चेकअप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। यहीं मैं आपको अब बता रहा था कि प्री डायबिटीज़, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़। सी, प्री डायबिटीज़ एक टाइम पे हम इसको बोलते थे, आज भी वापस कहने लगे, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, है ना। अब ये दो तरह की होती है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अब इम्पेयर्ड फास्टिंग में क्या है, नॉर्मल हमारी जो ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर एवरी पर्सन ऑन अर्थ, इट हैज़ टू बी बिलो 100,
नॉर्मल अप टू 99 तक होती है। मतलब किसी भी एज ग्रुप की किसी बात भी एज करें। ग्रुप में नॉर्मल शुगर एट एनी एज एट एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, एनी रेस, चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, चाहे एनी चाइनीज जेंडर। है ना, एनी जेंडर, मेल फीमेल, नॉर्मल फास्टिंग शुगर इज बिलो 100, अप टू 99 इज नॉर्मल। खाने के 2 घंटे बाद इट इज टू बी बिलो 140। खाने के 2 घंटे बाद इट शुड बी बिलो 140। ना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ। दीज आर प्री डायबिटिक्स। डायबिटीज हम कब कहते हैं? जब ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर इज अबव 125, ठीक है। लेकिन किसी की ब्लड शुगर 100 से नीचे नॉर्मल कह रहे हैं, और डायबिटीज हम कह रहे हैं जब ब्लड शुगर 125 से ज्यादा हो। फास्टिंग तो ये वाली। बीच का गैप क्या है, क्यों है? दिस इज प्री डायबिटीज, दिस इज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है कि ब्लड शुगर, अब हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते थे और आइडियली दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड कि 75 ग्राम ग्लूकोज दिया। 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद हर आदमी का, हर औरत, आदमी किसी भी एज ग्रुप में और अक्रॉस द वर्ल्ड, अबव 140 इज इम्पेयर्ड ग्लूकोज, अबव 200 इज डायबिटीज। 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद blood sugar above 200 is diabetic, less than 140 is normal, and between 140 to 200 is such a big window period, it is impaired glucose tolerance। मतलब वो ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर सकते खाने के बाद, अगर उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। बट अगेन इट इज नॉट कॉल्ड डायबिटीज, इट इज आल्सो प्री डायबिटीज, क्योंकि वो 200 से ऊपर नहीं है तो 200 अभी तक ऊपर डायबिटिक है। डायबिटीज डिक्लेयर अब नहीं किया क्यों जा हमने सकता। ये रखा है कि डायबिटीज उनको कहते हैं और यहाँ नॉर्मल कहते हैं, तो ये क्या है? ये जो गैप है ना, है। ये गैप क्या है? Now this gap came because it was found कि जिनका ब्लड शुगर 100 से ऊपर फास्टिंग रहना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जो डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नर्व्स में इफेक्ट होता है, नर्व्स में, किडनीज में, आईज में, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्लाक्स वगैरह, नैरोइंग है, वो सारी के सारे कॉम्प्लिकेशंस दे स्टार्ट जब फास्टिंग ब्लड शुगर अबव 100 होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस लेवल की भी इंपॉर्टेंस है कि हम इसको यहीं रोक दें, मतलब हम 125 का जो थ्रेशोल्ड है उसे क्रॉस ना करने ना दें। करने से अगर हम पहले। 110, 105, 115 पर हैं तो बिल्कुल, हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि हम प्री बिल्कुल, डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक है, एंड वी शुड, अगर इस स्टेज पे हमने नहीं रोका तो मेजॉरिटी ऑफ देम, मोर देन 60% विल गो इनटू फ्रैंक डायबिटीज विद इन नेक्स्ट 5 years। लेकिन अगर हम इसको प्रिवेंट करते हैं तो मेजॉरिटी कैन प्रिवेंट इट एट दैट स्टेज और ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, कईयों का क्या होता है, सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ जाता है, लेकिन खाने के बाद जो 100 से 40 हो रहा है, खाने के बाद उनका 20-30 ही बढ़ रहा है। भूखे पेट आ रहा है 110, 115, 120, लेकिन खाने के बाद 140 ही आ रहा है, मतलब बढ़ा नहीं, 40 नहीं बढ़ा, ठीक है। सो कईयों को सिर्फ इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज खाने के बाद ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। दैट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ लिवर इन द नाइट। फैटी लिवर वाले लोगों को शुरुआत में फास्टिंग ब्लड शुगर की राइज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें रात में लिवर मेक्स एक्सेस ब्लड शुगर। रात भर कुछ नहीं खाया, सुबह तब भी ज़्यादा है, वहाँ लिवर में एक्सेस ब्लड शुगर बनता है और उनको भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो प्री डायबिटिक स्टेज में चले जाते हैं। सो फैटी लिवर इज लिंक्ड विद प्री डायबिटीज आल्सो। तो बेसिकली उनको खाने के बाद डायबिटीज नहीं है, मतलब उनका बढ़ जो नहीं रहा, मार्कर्स हैं बढ़ नहीं बढ़ रहा, नहीं रहे हैं, लेकिन खाने से पहले फास्टिंग जो भूखे 100 से पेट। कम होनी चाहिए वो बढ़ी हुई आ रही है, तो उसमें फैटी लिवर का रोल है। डॉक्टर साहब, हम इस जो मार्कर्स की बात कर रहे हैं, जो बहुत एक पॉपुलर टेस्ट है, दैट इज़ HbA1c। वो बहुत पॉपुलर टेस्ट है कि आप HbA1c कराइए और उसके मार्कर्स देखिए, अगर वो सही नहीं है तो डायबिटीज़ है। HbA1c पॉपुलर है और मैं यहाँ सबके सामने, जानते हैं कि लाखों लोग देखेंगे, आई स्टिल डेयर टू से दिस इज नॉट द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज डायबिटीज। इनफैक्ट इट इज़ नॉट द टेस्ट विच वी शुड यूज टू डायग्नोज डायबिटीज। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। इट इज़ बिकम ए टेस्ट ऑफ कन्वीनियंस। It has become a test of convenience. Diabetes can only be 100% ruled out or glucose intolerance by standard gold standard भूखे पेट ब्लड शुगर कराइए और 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद शुगर कराइए। HbA1c की सिर्फ एक इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई आदमी, जब उसको शुरू में पता चलता है कि मेरे को डायबिटीज़ है, फॉर द सेम पर्सन वी कैनॉट कंपेयर HbA1c विद अदर पीपल, उसको मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ डिफरेंट हीमोग्लोबिन लेवल्स। सपोज मेरा है ब्लड शुगर, आज की तारीख में मेरा HbA1c आया 11,
अब मैंने इलाज शुरू किया। इलाज कभी भी HbA1c से नहीं करूँगा, मुझे उसके लिए फास्टिंग खाने के बाद चाहिए, तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या दवाई लेनी है, ठीक है। तो अब मैं शुगर ले रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, तो HbA1c 10 से, मेरा 10 से 11 से 10, 9, 8 आ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, मेरे बेटर कंट्रोल आ रहा है। सिर्फ इतना गाइड करता है। ना कि ये पता लगाने के लिए कि इनको हाँ। डायबिटीज़ है या नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब, अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इंसुलिन थेरेपी, जो कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, लेकिन लोगों में बहुत रेजिस्टेंस है डायबिटीज़ की मेडिसिन्स खाने के लिए या इंजेक्टेबल्स, जो इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है उसे लगाने के लिए। तो थोड़ा सा थेरेपी और ट्रीटमेंट के बारे में भी हमको बताइए। Insulin, no doubt, is the best therapy for diabetes. Why? Now, just think, it's simple common sense. I don't need to have a rocket science. I don't need to be highly educated to understand this. प्रकृति ने हमें क्या दिया है? इंसुलिन दी है। लोगों का ये कहना कि इंसुलिन तो लास्ट स्टेज की है is absolutely wrong. If you start insulin from day one, earliest, then you can prevent the progress of diabetes. There are studies जिन्होंने इंसुलिन अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल बिगिनिंग में, तो 1-2 साल लेने के बाद उनको 2-3 साल कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद अगेन दे स्टार्टेड टू हैव मेडिसिन, क्योंकि डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। सेकेंड, इंसुलिन बीइंग नेचुरल, जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का नहीं है, ये तो स्टडीज हैं, साइंस ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया हुआ है कि दोज पीपल, जो लोग इंसुलिन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, शुरू से इंसुलिन ले लेते हैं, उन लोगों को जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आइज में, नर्व्स में, किडनीज में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस आर मच डिलेड और स्लोड। Whereas those who are taking tablets, they will not have that much advantage as compared, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। डॉक्टर साहब, इस ठीक है। कॉन्वर्जेशन के थ्रू एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया, तो क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है आपकी बॉडी से या नहीं हो सकता? कैन इट बी रिवर्स्ड? नहीं, डायबिटीज देखो ऐसा है कि जो रिवर्सल सारे चल रहे हैं, दे आर समथिंग विच आर बेसिकली टर्म्स यूज करे जा रहे हैं, मार्केटिंग है। डायबिटीज ऐसा है कि अगर अर्ली स्टेज में हमें डायबिटीज पता चले, और मैंने जैसे आपको कहा कि मोटापे से डायबिटीज होती है ना, सो अगर आप अपना वजन कम करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली डायबिटीज, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो आपकी शुगर अंडर कंट्रोल आ जाएगी, है ना। तो आपने अपना वजन कम करने से आप एक तरह से डायबिटीज कंट्रोल में ला रहे हो, और आपका उसको हम लेबल कर देते हैं, डाइट से हमने कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया, हमने उसको लेबल कर दिया कि डायबिटीज रिवर्स हो गई। पहले क्योर वर्ड यूज कर रहे थे, तो पता चला इसमें तो बहुत गड़बड़ हो रही है, पता चल रहा है कि गलत है, तो अब नया टर्म डाल दिया। इनफैक्ट इट इज नॉट ए रिवर्सल, है ना, इट इज ए रेमिशन, वी कॉल इट मेडिकली, हम कहते हैं उसको रेमिशन है। क्योंकि क्या होगा अब कि ये आपकी सिर्फ 2-3 साल, 1 साल, 4 साल तक रहेगा। आफ्टर दैट आपको अगेन ब्लड शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू कि आपको परमानेंट क्योर हो जाए। जो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो सिविरिटी को। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आपका ये जो डाइट कंट्रोल है, जब आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल आ जाती है, आपने वेट लॉस किया एंड यू आर वेरी हैप्पी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कब तक आप रेजिस्ट करोगे उस चीज़ को? अगेन द वेट गेन स्टार्ट्स। व्हेन द वेट गेन स्टार्ट्स, वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको जड़ से तो खत्म कर नहीं पाए, आपने कंट्रोल किया, और अभी आप अर्ली स्टेज में थे। जिनको 10-15 साल पुरानी डायबिटीज हो गई, उनका तो कभी रिवर्सल हो ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, मैं हेल्थ कोचेस उन्हीं हैं, का बता रहा हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो बताते उन्हीं हैं कि का बता रहा डायबिटीज हूँ। बिल्कुल देखिए, रिवर्स कर कहना और देंगे। क्लेम करना, उनसे स्टडीज करो कि कितनों को वापस हो गया है। क्लेम करके ही तो बिकती है चीज। दे विल नॉट लाइक दिस, बट इट इज ए फैक्ट। डायबिटीज को परमानेंट क्योर कर ही नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते हैं। कि डायबिटीज रिवर्सल क्या है? डायबिटीज इज नेवर रिवर्स्ड, इट इज ओनली कंट्रोल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ओनली कंट्रोल्ड। अब डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है? डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स। अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज में आप सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हो। बाय वेट लॉस यू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ डायबिटीज। सो जब आपकी वेट कम हो गया, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो गई, वो टेम्परेरी कंट्रोल है। उस समय आपकी दवाइयां बंद हो गई,
तो आपको लगता है कि मेरी डायबिटीज क्योर हो गई है. दैट इज अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट क्योर्ड, इट इज ओनली कंट्रोल्ड. अंडरस्टैंड दैट. इट इज कंट्रोल्ड बिकॉज आपकी डाइट और एक्सरसाइज और आपका वजन सब नियंत्रण में है. जिस दिन ये नियंत्रण गया, आइदर यू चेंज द लाइफस्टाइल फॉर द होल लाइफ. ठीक है, तब तो आप इसको मेंटेन कर पाओगे. जो जितना इसको मेंटेन कर पाएगा उतना आगे उसको प्रिवेंट कर देगा. अब ये वाली बात दूसरा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये जो बोलते हैं कि सबको हो जाएगा, नहीं. ओनली अर्ली डायबिटिक्स. दोज हु आर 15 साल 20 साल पुरानी डायबिटीज हो गई है, वो उन सबको भी बोल रहे हैं कि हमारे आपको खत्म कर देंगे. नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं. क्योंकि तब तक डायबिटीज की इतनी सिविरिटी बढ़ गई होती है कि आपकी वेट लॉस के बाद भी वो रिवर्स नहीं होती. तीसरा क्या होता है कि जब डायबिटीज बहुत एडवांस हो जाती है 20 साल पुरानी, तब डायबिटीज में किडनी में डैमेज होने की वजह से इवन डायबिटिक्स की दवाइयां बंद हो जाती हैं. क्योंकि किडनी जितनी भी इंसुलिन बन रही है, थोड़ी मात्रा में भी इंसुलिन ले रहे हैं इंजेक्शन में, तो वो इतनी लंबे समय तक शरीर में रहती है कि हमें हमारी शुगर कंट्रोल आने लगती है. वो बॉडी से बाहर निकलती ही नहीं है दवाई या इंसुलिन. तो कई बार जब 15-20 साल पुराना मरीज कहने लगता है कि डॉक्टर साहब तो मेरी दवाई कम हो गई है या मैं ठीक हो गया हूँ, इतने सालों तक नहीं हुआ, हमारा वहीं पे माथा टनक जाता है कि भाई इसको किडनी डैमेज हो गई है. दैट मीन्स ठीक है, तो एडवांस स्टेज में तो यहां पहुंच जाते हैं. सो यू कैन रिवर्स ओनली इन द इनिशियल स्टेज. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. तो एक बहुत बड़ा मिथ आपने बस्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हेल्थ कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, विच यू हैव हाईलाइटेड कि ऐसा कम्प्लीटली क्योर पॉसिबल वर्ड नहीं यूज है. करना कि हमने क्योर कर दिया, नोबडी इज फाइंड द क्योर. आपने कहा कि जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है. डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इंसुलिन थेरेपी के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? क्या आप नए एडवांसमेंट्स देख रहे हो इन द रीसेंट फ्यू इयर्स, या आगे आने वाले टाइम में किस तरह के प्रेडिक्शंस हैं? बिकॉज ये इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है ग्लोबल लेवल पर कि इसको डील करना और इसमें एडवांसमेंट लेके आना. एक चीज़ जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, दैट इज़ यूज़ ऑफ न्यू गैजेट्स एंड डिवाइसेस. लोग आजकल ग्लूकोज मॉनिटर्स पहन रहे हैं, बहुत सारी तरह के ऐप्स हैं, डिवाइसेस हैं, वेयरेबल्स हैं, जहाँ से आप अपना कॉन्स्टेंटली चेक कर सकते हो ग्लूकोज लेवल्स. उससे कितनी मदद हो सकती है, क्या करना चाहिए, या फिर उससे आपका स्ट्रेस लेवल्स और एंग्जाइटी अबाउट डायबिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है? प्लीज थ्रो सम नहीं लाइट ऑन नहीं, दिस. बिल्कुल. एक्चुअली जो गैजेट्स हैं, खासकर जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें आपके आर्म्स पे 14 डेज के लिए एक सेंसर लगा देते हैं विच इज़ पेनलेस, और उस सेंसर में 14 दिन तक का आपकी ब्लड शुगर की कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग होती रहती है, विच इज़ द आइडियल वे टू. एंड इवन जो ग्लूकोमीटर से हम ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं, दैट ईच एंड एवरी डायबिटिक, हर आदमी जो डायबिटीज़ है उसको अपना खुद का ग्लूकोमीटर लेके रखना चाहिए. क्योंकि ग्लूकोज भूखे पेट खाने के बाद कितनी बढ़ रही है, दिन में 4 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई हम एक साथ नहीं खाते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं. अगर हम ब्लड शुगर चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा. लोगों की सोच क्या रहती है कि हम एक दवाई ले रहे हैं, और एक दवाई ले रहे हैं तो कुछ भी खा लेंगे तो हमारी ब्लड शुगर तो कंट्रोल रहेगी. क्योंकि लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं दवाई तो ले रहा हूँ, इस दिन तो इतना शुगर आ गया, 150 हो गया, एक दिन 80 रह गया. क्योंकि आपकी डाइट में कैलोरीज डिफरेंट थी. जिस दिन भी कार्ब्स ज़्यादा होगा, विद द सेम मेडिसिन शुगर विल गो अप. तो जब तक आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना. तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारे को 24 घंटे का ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन बताता है. डिफरेंट खाने में डिफरेंट शुगर राइज करता है. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ किसी का. दैट पर्सन हैड यही CGMS सेंसर लगाया हुआ था, और एक पर्टिकुलर मेडिकेशंस उनकी चल रही थी डायबिटीज़ की, स्टैंडर्ड जो रोज़ ले रहे थे ब्रेकफास्ट के टाइम पे. तो जिस दिन भी वो, उन्होंने 3 बार ऐसा नोट किया कि जब भी वो एग विद एग योक्स, बॉइल्ड एग या उसका आमलेट बना के विद ए ग्लास ऑफ मिल्क लेते थे, तो ब्लड शुगर उनकी फास्टिंग 120 से 140, मतलब खाने के बाद सिर्फ 20 मिलीग्राम बढ़ी, जो कि नॉर्मल है. खाने के बाद 40 तक बढ़ सकती है. लेकिन उनकी अंडे का ब्रेकफास्ट लेने के बाद विद द सेम मेडिसिन
ब्लड शुगर राइज वाज ओनली 20। लेकिन 3 बार जब भी वो ओट्स ब्रेकफास्ट में लेते विद ए ग्लास ऑफ मिल्क और सेम मेडिसिन, ब्लड शुगर विल शूट अप बाय 100, 100 से 200, 125 से 225, 3 बार हुआ। बट ओट्स को तो हम बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट हाँ, मानते तो हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आपको एक तो 2 चीजें हैं कि आपको पता चल रहा है कि मैं डिफरेंट खाने में मेरी ब्लड शुगर किस में ज़्यादा बढ़ती है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। या तो उस समय खुराक ज़्यादा लूँ, दवाई ज़्यादा लूँ, या अपनी खुराक उसको बदलूँ। तो ओट्स जो आपने अब बताया, मैं वहीं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ओट्स को पॉपुलरली ये बना दिया गया कि बड़ा हेल्दी है, रिच इन फाइबर खाओ। ये तो लाइव एग्जाम्पल है। द रीजन इज कि oats has 68% carbs, and whereas eggs does not have carbs, very minimal amount of carbs. Oats is white, egg white is pure protein. It's pure protein, nothing else. Egg yolk is predominantly fat, and it has vitamins and certain other lecithin वगैरह और कुछ चीजें हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं फॉर द बॉडी। विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है उनमें, एग योक में। That is a richer source of vitamin D in the nature. Here I would like to tell you. So उसमें कार्ब्स नहीं है, तो इसलिए ब्लड शुगर बढ़ा ही नहीं। तो क्या चीज हेल्दी हुई डायबिटिक्स वाले के लिए? यानी कि 2 बॉइल्ड एग। प्रोटीन। 2 बॉइल्ड एग इज मोर हेल्दियर देन हैविंग ओट्स इन द ब्रेकफास्ट। और सबको ओट्स खिला रहे हैं हम। ओट्स, ब्रेड, बंस, पोहा। ओट्स, ब्रेड, बंस, पोहा, व्हाइट राइस, सूजी, मैदा, they all are rich in carbs. All आप इसीलिए जो CGMS हम लगाते हैं उसमें आपको जब आप 24 घंटे लगा हुआ है ना, आप कभी भी देख सकते हो मेरी शुगर क्या है, आपको पता चलेगा कि मेरे किस खाने में और किस समय ब्लड शुगर बढ़ती है। वो अवेयरनेस आपकी खुद की नॉलेज है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको पता चलेगा कि मेरी ब्लड शुगर किस खाने से बढ़ती है। तो वो एक अवेयरनेस बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई मेडिकल इंटरवेंशन की बात, आपने कुछ मेडिसिन की बात की, आपने इंसुलिन थेरेपी की बात की। नाउ डाइटरी चेंजेस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सो सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंड की जाती है कि शुगर छोड़ दो, मतलब शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट। इज़ दैट ट्रू, या फिर उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं? सी डायबिटीज, सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज शुगर खाने से होती है, वो नहीं है। डायबिटीज एक्सेस कार्ब से होती है, एक्सेस कैलोरीज। इट्स नॉट ओनली द शुगर विच इज द कल्प्रिट। ठीक है ना। आप कोई भी चीज अति मात्रा में लेंगे, जैसे कार्ब से एक्सेस लेंगे तो मोटापा होगा, और मोटापा होगा तो डायबिटीज होगी। सो लेकिन क्योंकि जब आपको डायबिटीज हो गई है तो शुगर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली शुगर हैज टू बी आउट ऑफ योर मील्स। सो इट इज बेसिकली कार्ब्स विच यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट। शुगर खाने से डायबिटीज होना एक गलत धारणा है। इनफैक्ट देखा जाए तो शुगर क्या, सभी तरह के कार्ब्स, अगर हमारी डाइट में, जैसा इंडियन डाइट में बात हुई कि 70%, 80-75% कार्ब्स हैं, तो वो जो एक्सेस कार्ब्स हैं, चाहे वो शुगर फॉर्म में है, चाहे हम वो जूस ले रहे हैं, चाहे हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, चाहे हम और चीज़ें जिनमें डाइट में हाई कार्ब्स हैं वो खाते हैं, तो हमारा वजन बढ़ता है। प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बाजार का ये तला हुआ नमकीन, मिक्सचर्स वगैरह, मैदा, ये सारी चीज़ें जो बाजार की हम खाते हैं, वो सब मोटापा डॉक्टर बढ़ाता साहब, है। अगर हम उन चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड भी कर दें कि चलें हम प्रोसेस नहीं खाएँगे, हम तला हुआ नहीं खाएँगे, हम एयरेटेड ड्रिंक्स नहीं पिएँगे, ये सब अवॉइड कर दें। लेकिन हमारी किचन में जो कॉमन फूड हैं, जो कॉमन ग्रेन्स हैं, जैसे कि गेहूँ, व्हीट एक बहुत बहुत पॉपुलर नॉर्थ इंडिया में तो प्रिडोमिनेंटली वही है, राइस है, देन लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं। तो कौन-सी तरह के ग्रेन्स डायबिटीज़ या फिर नॉर्मली हेल्दी लोगों को कंज़्यूम करने चाहिए, और कौन-सी तरह के ग्रेन्स अवॉइड See, करने चाहिए? मैं अपने सब मरीजों को एक चार्ट, एक पर्सनल, हर प्रिस्क्रिप्शन में नीचे एक नोट लिख के देता हूँ। अवॉइड शुगर्स, वो तो सिंपल। जूसेस, जूस चाहे वेजिटेबल हो चाहे कोई भी फ्रूट का हो, जूस में हम फाइबर्स थ्रू आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है, उसमें लेवल ऑफ शुगर विल राइज। अगर हम फाइबर्स के साथ में लेंगे तो नहीं बढ़ेगा। मैदा हमारी डाइट से बाहर होना चाहिए। ओट्स हैं, पोहा है, वाइट राइस है, बिकॉज दिस इज रिच इन कार्ब्स। सो यू कैन टेक आइदर ब्राउन राइस, या एक राइस आता है अम्बे मोहर राइस, है ना, विच इज़ ए बेटर राइस। रेड राइस है, ब्लैक राइस है, ये दे आर आल्सो वन विच आर हेल्दियर। ठीक है। सो आइदर हम उस पर स्विच ओवर करें। मैदा, ब्रेड, बंस, पोहा, ओट्स, ये चीज़ें हमें अपनी डाइट से डायबिटीज़ वालों को अवॉइड करनी चाहिए। अब गेहूँ, रोटी और ग्रेन्स की बात आई। अब इसमें भी अगेन व्हीट इज़ डेफिनेटली
अगेन कार्ब्स हैं काफ़ी। तो अगर हम बाजरा या ज्वार की रोटी ले सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कोकोनट आटे की भी रोटी बनती है, आलमंड आटे की भी रोटी बनती है। सो आलमंड आटा भी अवेलेबल है, कोकोनट आटा, और ये कैन आल्सो बी ए सब्सटीट्यूट टू रिड्यूस कार्ब्स। अब इसमें अब गेहूं के जो स्थिति आई, क्योंकि अब हम गेहूं खाने लगे हैं, एंड गेहूं का जो है उसमें अगर हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें ताकि एटलीस्ट हम कार्ब्स कंटेंट कम कर दें। सो मल्टीग्रेन आटा में भी जो एटलीस्ट व्हीट को हम 70% तक ले आएं, और 30% उसमें चना है, सोया है, ज्वार है, बाजरा है, व्हीट ब्रान है। व्हाट अबाउट रागी डॉक्टर साहब? Ragi is 72% carbs. Somehow it has been made popular. रागी तो You बहुत can, everybody हेल्दी। can see it on the internet. Ragi is 72% carbs. So fibers हैं थोड़े ज़्यादा, इसकी वजह से बोल देते हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको ओट्स का एग्जाम्पल बताया, लाइव एग्जाम्पल है ना, लाइव एग्जाम्पल जो डायरेक्ट मेरे सामने हुआ। सो रागी में ओट्स से भी ज़्यादा कार्ब्स हैं। तो रागी भी हेल्दी चॉइस नहीं है। रागी भी हेल्दी चॉइस नहीं है। सो वाओ। इसलिए आप ऐड क्या करिए, ज्वार, बाजरा, 70% व्हीट, सोया इज बेस्ट प्रोटीन, उसमें प्रोटीन भी हो जाता है ना, चना है वो भी अगेन प्रोटीन हो गया। तो आपके कार्ब्स हैं गेहूं में, उसमें आपने प्रोटीन ऐड कर दिया, प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहा है तो आपने चना या सोया ऐड किया तो वो प्रोटीन आपको कंपोनेंट मिल गया। ज्वार बाजरा मिल गया जिसमें कार्ब्स कम है, और व्हीट ब्रान ऐड कर लीजिए जो जैलियम हस्क होती है ना, जो व्हीट ब्रान है या भूसी है, ये सब गोल की, या तो ये फाइबर्स हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ऐड करिए। अगर रागी ऐड करना है तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, बट ओट्स भी लोग ऐड करते डॉक्टर हैं। साहब, रागी ऑफ लेट इतना पॉपुलर हो गया है। मुझे भी रिसेंटली पता चला कि रागी इज़ नॉट इवन अ मिलेट। मुझे ऐसा लगता था कि मिलेट है, क्योंकि बहुत सारे मिलेट ब्रेकफास्ट और उस तरह के जो आजकल क्या बोलेंगे उन्हें, जो पैकेट्स में मिलते हैं, पैकेज फ्लावर्स मिलते हैं, उनमें रागी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स और मिलेट्स के नाम पे बिक रहा है। बट रागी इज़ नॉट अ मिलेट, ये मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला। तो ये इसमें 72% कार्ब्स हैं। अगर हम टोटली कोई चीज़ रागी की लेते हैं, किसी में थोड़ा बहुत आपने मिला रखा है तो कोई बात नहीं, कार्ब्स जीरो, तो 50% कैलोरीज हैज़ टू बी कार्ब्स आल्सो। फ्रॉम 75% वी हैव टू कट डाउन टू 50%, एंड दैट कार्ब्स विच इज़ हैविंग लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कुछ कार्ब्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है कि लेने के बाद शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये जो मैंने चीज़ें गिनाई हैं, इन सबको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बाकी हम खाना जो भी खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, उनमें कार्ब्स हैं, एंड दैट वी नीड टू टेक ईच एंड एवरी ऑफ देम। ठीक है ना? तो दालें आप सब तरह की खाएं। डॉक्टर साहब, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ी और बात हम्म, कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है कि हमें किस तरह की सब्जी या दालें भी लेनी चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे तो शायद हेल्दी में क्वालिफाई करें कि इनमें प्रोटीन अच्छा है, फाइबर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का तो बेसिकली ये है कि जब हम कोई चीज़ खाने के बाद 100 ग्राम हमने उसको कंटेंट लिया ऑफ दैट पार्ट, और उसके खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है, शुगर से कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना? तो जो जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 50-55 है, दे आर बेटर। तो जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली उनसे शुगर ज़्यादा बढ़ती है। सो ओट्स वगैरह इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 60+, 65 समथिंग, वेयरएज ब्राउन राइस का अराउंड 50-55% रह जाता है। तो जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उनसे शुगर ज़्यादा बढ़ेगी। तो अच्छा, दूसरा, कोई भी चीज़ आप है, अगर उसमें आपने फाइबर्स ऐड करे तो उसको भी वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देती है, क्योंकि फाइबर्स जो है ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो कर स्लो देते कर हैं। देगी, डिले कर देगी। राइट। डॉक्टर साहब, फ्रूट जूसेस की बात करें तो क्या फ्रूट जूसेस पीने चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डायबिटिक्स में तो स्पेशली शुड नेवर टेक एनी जूस। जूस का मतलब मैंने अभी आपको कहा, फाइबर्स डिले दी एब्जॉर्प्शन। अगर आप उसमें से फाइबर्स निकाल देंगे तो जो भी ग्लूकोज राइज होगा वो स्टीप होगा, लेकिन अगर आप फाइबर्स के साथ में लेंगे तो ब्लड शुगर एकदम से राइज नहीं करता। वो एक कर्व यूं जा रहा है तो एकदम ब्लड शुगर बढ़ा, और एक अब फाइबर्स के साथ ग्लूकोज राइज नहीं हो। तो डायबिटिक्स वालों को तो भूल के भी सोचना नहीं चाहिए, किसी भी लेकिन तरह का जूस किसी नहीं भी लेना तरह का चाहिए। जूस पीना ही चाहिए, चाहे घर का हो चाहे कैसा भी हो। अक्सर लोग कहते हैं घर का पी लें। व्हाट अबाउट करेला जूस? ये सब सब अंधविश्वास है। कोई करेले से किसी की डायबिटीज ठीक हो जाए तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत ब्लड शुगर कम करती हैं, जो आयुर्वेद में नहीं कहता। मेथी है, करेला है, क्या किसी की डायबिटीज उससे ठीक हो गई, क्योर हो गई? व्हाट दे मे बी डूइंग इज कि आप उसको ले रहे हो तो 20-25% कम कर देगा, सॉरी मिलीग्राम कम कर देगा।
नॉट गोइंग टू मेक इट कि आपका 200 है तो 150 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर देगा। अब जूस और फाइबर, मैं कहता हूँ अगर खाना है तो पूरा करेला खाओ, वाई जूस, क्योंकि आपने उसमें फाइबर्स निकाल दिए। फाइबर्स के रोल की इंपॉर्टेंस ही नहीं हम समझते हैं। फाइबर्स मैंने एक अभी तक जो आपको बताया कि एक तो शार्प स्पाइक होने से रोक देगा क्योंकि डिले करता है। फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटेस्टिनल मोटिलिटी। आंतों का मूवमेंट्स अगर हमारे फाइबर्स नहीं है तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी ठीक नहीं होती है, तो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ेगी तो स्टूल वगैरह नॉर्मल, जो हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है यू शुड हैव ए नॉर्मल स्टूल, अगर कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ कॉजेज डिजीजेस। सो फाइबर्स इंप्रूव दैट, रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, फाइबर्स हमारे हेल्दी गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है। हेल्दी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में नहीं हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तीसरा, फाइबर्स जो है वेट लॉस में हेल्प करता है क्योंकि कैलोरी एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है। फाइबर्स के साथ जो हम फैट इनटेक है, खाने में जो फैट है वो फाइबर्स को बाइंड कर लेता है। ईसबगोल क्या करता है, फैट को भी, शुगर को भी बाइंड कर लेता है। अगर हम खाने के, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अगर खाने के इमीडिएटली बाद हम 4 चम्मच ईसबगोल के पाउडर के खा लें तो हमारी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसी समय फैट को, और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसने फैट को और कार्ब्स को बाइंड कर लिया और वो स्टूल से पास हो जाएगा। सो फाइबर्स की ये भी इंपॉर्टेंस है। तो इट विल हेल्प इन वेट लॉस इफ वी टेक इमीडिएटली आफ्टर मील्स। अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो शायद सबको लगे, फाइबर्स आर लिंक्ड, लैक ऑफ फाइबर्स आर लिंक्ड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन। तो शायद लोगों को बाकी चीजें ना लगे तो एटलीस्ट इसकी वजह से वो फाइबर को निग्लेक्ट ना करें इन देयर डाइट। बेसिकली फाइबर को इंक्लूड करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम फ्रूट को फाइबर के साथ खाएं, मतलब पूरा फ्रूट खाएं, तो भी एक डायबिटिक को एक दिन में कितना फ्रूट खाने का परमिशन है? सी अराउंड 75 ग्राम्स तक ले सकते हैं फ्रूट। डॉक्टर साहब 75 ग्राम्स तो बहुत कम होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं एक एप्पल की बात करूं, नॉर्मल एप्पल का साइज कम से कम 200 से 250 ग्राम तक होता है। नहीं, ये तो बड़े साइज का है, आप छोटा एप्पल लीजिए। देखिए 75 का आप बहुत ही छोटा। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें 100 ग्राम कर लीजिए, बट यूजली एवरेज इट इज़ रिकमेंडेड इज अराउंड 75 ग्राम। अगर आप 100, इससे ज़्यादा नहीं लें। अब बड़ा केला है तो मैं कहता हूँ सबको कि छोटा कर लीजिए, आधा कर लीजिए। बड़ा सेब है तो आधा खा लीजिए, है ना, या मीडियम साइज का ही ले लीजिए। एक फल से ज़्यादा नहीं। और जो भी फल खाएं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फाइबर्स जो कि ईटेबल है उनको ना फेंकें, मतलब छिलके के साथ छिलके खाएं। के साथ खाएं, है ना। छिलके के मैंने एडवांटेज, फाइबर के एडवांटेज तो बता ही दिए। डॉक्टर साहब आपने कहा एक दिन में मैक्सिमम 100 ग्राम, Maximum 75 टू 100 ग्राम्स, उसके अलावा कुछ और फ्रूट नहीं खाना है। तो मतलब अगर आपने एक छोटा सा एप्पल खा लिया तो दैट्स इट, आपने बिल्कुल, पूरे दिन का बिल्कुल, कोटा एग्जॉस्ट कर लिया, अब आप और फ्रूट बिल्कुल नहीं नहीं खा खा। सकते। सैलेड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैलेड इज द सेम थिंग। सी, सैलेड में और फ्रूट्स में सिर्फ ये फ़र्क है कंपैरेटिवली, अगर हम खीरा वगैरह खा रहे हैं, गाजर टमाटर वगैरह खा रहे हैं, तो भी आप उसको जो है या तो फ्रूट्स या सलाद में से मिक्स करते हैं तो 100-150 ग्राम तक आप उसको कर लीजिए। लेकिन उनको भी आप जहाँ भी फाइबर्स हैं उसको कम से कम निकालेंगे, वो आपको फ़ायदा करता है। यानी कि छिलका जितना कोशिश करें रख सो पाएं। रादर कंबाइनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद टुगेदर, आइडियली इट्स बेस्ट टू बी अवॉइडेड। आप जैसे डिनर है, फ्रूट्स यू कैन टेक इट, फ्रूट, वन फ्रूट जो कि आप अलाउड है मिड मील स्नैक्स में आपने ले लिया, बट सलाद यू कैन टेक इमीडिएटली बिफोर मील्स। इट विल गिव सम सैटिस्फैक्शन, इट विल गिव फाइबर इन योर डाइट। सो इसके जो एडिड एडवांटेज हैं वो खाना इनटेक भी कम होगा, ब्लड शुगर राइज भी कम होगा। तो वेजिटेबल सलाद यू टेक बिफोर डिनर डॉक्टर साहब आइडियली। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो वो कितना फ्रूट खा सकते हैं? जो आजकल ये फ्रूट चाट, फ्रूट प्लेटर्स जो हम घर पे आमूमन तौर पर देखते हैं, 2-3 तरह के फ्रूट काट के, नींबू डाल के, मसाला डाल के खाते हैं, क्या वो सही है किसी के लिए भी? देखिए सीधी सी बात है, एक्सेस ऑफ ऑल थिंग्स आर बैड। क्राइटेरिया तो कुछ भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं दैट वे, बट every healthy person for a healthy living and healthy body needs 50% calories from carbohydrates, 25%, 20 to 30% from protein, and 20-25% from fat, period. This is what it is. अब fruits क्या दे रहे हैं? They are giving you vitamins and minerals. Vitamins cannot work if you don't have fats, proteins and carbs in your diet. So the major component आपकी diet का fats, proteins and carbs होता है. Requirement of vitamins is very minimal in our body. Taking large quantity of fruits will deprive you of nutrition in the long run. Protein deficiency भी होगा, carbs deficiency भी होगा या fat deficiency. These three components
Fats, protein, carbs are the macronutrients. They are the major components of our diet. डॉक्टर साहब आजकल ट्वाइस अ डे खाना, वंस अ डे खाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि मैं दिन में सिर्फ 1 बार खाता हूँ, मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाता हूँ। तो आई थिंक वहाँ पर भी हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या उतना खाने से हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू बॉडी की मीट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि ये कॉन्सेप्ट जहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट से हमने कॉन्सेप्ट भी लिए हैं या फिर अगर हम अपना इंडियन हिस्ट्री भी देखें थोड़ा-सा, तो 2 बार खाना खाने का उसमें एक तरह से प्रोविज़न था। लेकिन वो डाइट्स बहुत अलग थी, उनका एनर्जी यूटिलाइज़ेशन थ्रू द डे, फिजिकल लेबर, काम बहुत कुछ डिफरेंट था। तो अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इन चेक रखना पड़ेगा कि मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और विटामिन्स और बाकी सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो ये चीज़ एक एक बहुत आई ओपनिंग कन्वर्सेशन है जिसको आपने बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न्स, मेडिकल रीज़न से भी बताया कि हाउ टू अप्रोच दिस इन द राइट वे। डॉक्टर साहब और क्या ऐसे पॉपुलर मिथ्स हैं डायबिटीज़ को लेकर जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं और अपनी कंडीशन को वर्स कर लेते हैं? हाँ, लोगों को अक्सर क्या एक बड़ा सबसे बड़ा जो मिथ है कि एक तो इंसुलिन का, चलो उस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। दूसरा, स्टिल पीपल डोंट वांट टू स्टार्ट मेडिसिन। ठीक है, उन्हें लगता है एक बार चालू कर दी तो हमेशा चालू करनी पड़ेगी। सी, पहली बात है कि डायबिटीज़ इज़ ए लॉन्ग टर्म डिजीज़, क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज़। अब अगर आप उसको अर्ली स्टेज में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं तो वो मेडिसिन, डाइट एंड एक्सरसाइज, तो 3 पिलर हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज से अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रख सकते हैं, एंड टारगेट हमें क्या चाहिए? शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। सो अर्ली स्टेज में अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज, जिसको हम सीरियसली फॉलो करें, ठीक है, तो अब हम उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी डोंट नीड मेडिसिन। बट अगर हम डाइट एंड एक्सरसाइज की भी एक लिमिट है, सो नॉर्मल हेल्दी डाइट लें, लेकिन हाई कैलोरी डेंस डाइट ना लें। सो अवॉइड हाई कैलोरी डेंस फूड एंड डू एक्सरसाइज, एंड इफ विद दीज 2 मेजर्स योर ब्लड शुगर इज अंडर कंट्रोल, यू डोंट नीड मेडिसिन। बट अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। सो लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं चाहे ब्लड शुगर बढ़ती रहती है। अब अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ती रही तो होगा क्या? मैंने आज से बताया, आईज में डैमेज। वर्ल्ड में जो मैक्सिमम कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, नॉन ट्रोमेटिक कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक। किडनी डिजीज होना, आईज डिजीज होना, हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेजेस, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में भी वही ब्लॉकेजेस हो जाती हैं तो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो रहा है। सो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स करता है। तो इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर आप इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होनी है, अगर हम शुरू से इसको ढंग से कंट्रोल रखेंगे, सो वी कैन प्रिवेंट इट। तो इस पूरे एपिसोड में हमने डायबिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि लोग ये समझ पाएँ कि बहुत ज़रूरी है हमारा अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट से कनेक्ट करना, अपने डाइट से कनेक्ट करना, अपनी एक्सरसाइज से कनेक्ट करना, अपने अंतर्मन से कनेक्ट करना, जहाँ पे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने इनर वर्ल्ड में जहाँ पर हम चीज़ों की, लाइफ के इवेंट्स की, लोगों के साथ इंटरेक्शंस की कुछ प्रोसेसिंग इस तरह से कर रहे हैं जो हमारे ऊपर बहुत लोड डाल रही है। तो आई रियली होप दैट लोग इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपनी लाइफ में आज से इम्प्रूव कर पाएँ। डॉक्टर साहब जाते-जाते कोई 3 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स जो लोग आज से लेना शुरू कर दें कि डायबिटीज़ प्रिवेंट हो? They should start exercising and they should take normal balanced diet and avoid high calorie dense foods, and should go for yoga and meditation in addition, which also help in relieving stress and making your body physically fit. तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने 3 पॉइंट्स भी बता दिए। सो जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम अपने हर एपिसोड में जो कन्वर्सेशंस लाते हैं, कहीं न कहीं कन्वर्सेशंस एक इंटरनल शिफ्ट की तरफ, एक अंदरूनी तौर पर अपने आप को बदलने की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। इसीलिए द जर्नी विदिन जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर झाँक कर देखना, खुद को समझना, खुद आप क्या सोचते हैं, क्यों करते हैं, कौन से एक्शंस क्यों लेते हैं, क्रेविंग्स क्यों होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, स्ट्रेस कैसे आता है, एंग्जाइटी कैसे आता है, बीमारियां कैसे आती हैं, इसका पता करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। आज आप दूसरी बार द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर आए हो और पिछली बार की तरह ये कॉन्वर्जेशन भी बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग और पावरफुल था। थैंक यू। Thank you, my pleasure.
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपने पूरा एपिसोड देखा है। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं या कोई चीज़ आपको नई सीखने को मिली जो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है कि हम इस तरह हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए नए-नए पॉडकास्ट, नए-नए तरीके, नए-नए लाइफ़ के लेंस लाते रहें, जहाँ से आप अपने अंदर झाँक पाएँ, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर पाएँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बेहतर बना पाएँ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें सपोर्ट करें और हमें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर अगले एपिसोड्स के लिए आपके पास कुछ सजेशंस हैं, कोई थीम्स है जो आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, write that in the comment section. Thank you and I'll see you in the next episode.